Hi students, it's our second video for 11th class of third chapter, Discovering Tut. The saga continues. So here we will start the chapter now. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three nested coffins. देखिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स. फ्यूनररी मतलब जो उसका शव था, है ना, तो उसके शव के ऊपर जो ट्रेजर था, जो खजाना था, है ना, उसको कुछ टाइम तक क्या क्या रिकॉर्ड किया गया, यानी कि देखा गया कि क्या क्या चीज़ है और भाई उसको किस किस चीज़ की ज़रूरत थी, या लोग ये कहते थे कि भाई अगले जन्म में उनको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगले मृत्यु के बाद उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. तो क्या क्या चीज़ें उनके साथ रखी गई थी, वो सारी चीज़ क्या की गई, रिकॉर्ड की गई. कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग. उसके बाद पहले तो चीज़ों को देखा गया, उसके बाद क्या कहाँ पर आया, इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स. फिर वो उसके कॉफिन पर आया, यानी कि जहाँ पर वो मम्मी रखी हुई थी, यानी कि पहले तो ऊपर सामान सोना रखा हुआ था या कोई रेज़र रखा हुआ था, जैसे कि इन्होंने ऊपर हमें बताया है ना, गारमेंट्स रखे हुए थे, फूड रखा हुआ था, वाइन रखी हुई थी, है ना, इन बोर्ड गेम रखे हुए थे. इन सब को देखने के बाद वो किस पर आया, कॉफिन पर आया, जिस पर क्या थी, 3 लेयर बनी हुई थी, है ना. तो अब वो देख रहा है कि भाई उसमें क्या है. ओपनिंग द फर्स्ट, जब फर्स्ट लेयर खोला, ही फाउंड अ श्राउड. सबसे पहले ऊपर क्या था, एक श्राउड था, है ना, मतलब कफन. अडॉर्न्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ऑलिव लीव्स. वो जो कफन था, अडॉर्न मतलब सज्जित किया हुआ था, सजाया हुआ था, किससे, विद गार्लैंड्स ऑफ मतलब फूलों की माला से, विलो और ओलिव के लीव्स थे, पत्ते थे, उनकी माला से क्या क्या हुआ था, उस कफन को सजाया हुआ था. वाइल्ड सेलेरी, लोटस लोटस पेटल्स एंड कॉर्न फ्लावर्स. तो ये सारी चीज़ें, वाइल्ड सेलेरी, ये क्या है, ये सब एक प्रकार से पत्ते ही हैं. लोटस पेटल्स यानी कि जो कमल के पत्ते होते हैं वो, एंड कॉर्न फ्लावर्स मतलब यानी कि ये यहाँ पर ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि मक्का, है ना, ये फूल हैं, कॉर्न फ्लावर्स हैं, ये जैसे आप देख रहे हो. द फेडेड एविडेंस ऑफ अ बरियल इन मार्च और अप्रैल. कि अब जो ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो फ्लावर्स हैं, जो लीव्स हैं, ये सारी चीज़ें रखी हुई थी, वो किस चीज़ का एविडेंस, गवाह किस चीज़ का बन रही हैं कि नॉट शायद, पक्का, ये कब दफनाया गया था, मार्च या अप्रैल में. क्यों, क्योंकि ये जो ओलिव के, विलो के, वाइल्ड सेलेरी है और ये जो कॉर्न फ्लावर्स है, ये सब कब मिलते हैं, ये मार्च या अप्रैल के महीने में मिलते हैं. तो जब ये इनके साथ दबाए गए हैं तो मतलब ये इस मंथ में मरा होगा. When he finally reached the mummy, जब वो मम्मी पर पहुंचा, मतलब ये सारी चीज़ों को हटाकर जब उसने मम्मी के पास पहुंचा, he ran into trouble, तो उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा. The ritual resins had hardened. अब जो उस वक्त जो इनके रीति रिवाज के हिसाब से जो इन्होंने क्या, जो किशमिश है ना, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कोई लार टाइप का कुछ, है ना, तो वो क्या हो गया था, हार्ड हो गया था. सीमेंटिंग टट टू द बॉटम ऑफ हिज सॉलिड गोल्ड कॉफिन, और उसने टट को उसके कॉफिन के साथ क्या कर दिया था, सीमेंटेड कर दिया था, मतलब जकड़ दिया था. नो, अब वो क्या कह रहा है, ये है ना, ये कार्टर बोल रहा है, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. कार्टर रोट लेटर, व्हाट वाज टू बी डन. देखिए, नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स, लेजिटिमेट मतलब लॉजिकल, यानी कि जितना चाहे
आप कितना भी ताकत लगा लो, जितनी हो सकती है ना ताकत उतनी ताकत लगा लो, बट वो क्या नहीं हुआ, कुड मूव दैम, यानी कि लेकिन वो हिला नहीं पा रहे थे उसको। कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने लिखा बाद में, व्हाट वाज टू बी, कि अब क्या होना था, अब क्या करना था, कि भाई वो हिल ही नहीं रहा था, तो इसके लिए अब क्या करा जाए। द सन कैन बी डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, एंड कार्टर ट्राइड टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। देखिए कि जो सूर्य था वो बहुत तेज़ था, मतलब गर्मी बहुत ज़ोर से थी, जो धूप थी वो बहुत तेज़ थी, और वो ऐसी थी जैसे कि हैमर, मतलब हथौड़े मार रही थी, यानी कि बहुत तेज़ धूप थी। दिस फार साउथ इन इजिप्ट, यानी कि इजिप्ट में यहाँ साउथ की तरफ बहुत तेज़ गर्मी थी, और इस चीज़ का कार्टर ने क्या किया, यूज़ करने की सोची कि भाई इतनी तेज़ धूप को मैं यूज़ करता हूँ किस तरीके से, इट टू लूजन द रेजिन्स, यानी कि उस किशमिश को, उस जो चिपका हुआ पदार्थ था उसको लूज़ करने के लिए, यानी कि थोड़ा ढीला हो जाए। अब गर्मी है बहुत तेज़, तो धूप में रख देने से वो सोच रहा था कि भाई इससे क्या हो जाएगा, वो ढीला हो जाएगा। फॉर सेवरल आवर्स he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degrees Fahrenheit. देखिए, he set the mummy outside in blazing sunshine, देखिए कि उसने उस मम्मी को क्या बाहर रख दिया चमचमाती धूप में, बहुत तेज़ जो धूप थी। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, इतना कि वो गर्म हो गया 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। बट क्या हुआ, नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ हिला नहीं। बज्ड मीन्स मूव, हिलना, लेकिन कुछ हिला नहीं। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, अब ये आगे बोल रहा है कि भाई उसने देख लिया कि भाई बाहर रखने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो जितनी साइंस ये जानता था, है ना। साइंटिफिक डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, कन्फर्मिंग विद द प्रिंसिपल यूज्ड इन साइंस, यानी कि जो साइंस में जो प्रिंसिपल्स लगते हैं, जो मेथड्स होते हैं कि भाई इसके साथ ऐसा किया जा सकता है, वैसा किया जा सकता है, तो वो सारी चीज़ें करने के बाद वो क्या कहता है कि द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. देखें, the consolidated materials मतलब जिस चीज़ से वो चिपका हुआ है ना, जॉइंट जो था जहाँ से वो चिपका हुआ था, कि वो हैड टू बी चिजल्ड मतलब छेनी से ही हटाया जा सकता है। अवे फ्रॉम बीनीथ द लिम्स का मतलब जो ऑर्गन्स हैं, यानी कि ऑर्गन्स के नीचे से वो छेनी से ही हटेगा। एंड ट्रंक क्या होता है, अ पर्सनस बॉडी अपार्ट फ्रॉम द लिम्स एंड हेड। लिम्स क्या होता है ना, तो ट्रंक क्या होता है कि एक पर्सन की बॉडी, लिम्स यानी कि ऑर्गन्स और हेड के अलावा, है ना। तो बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, यानी कि तभी किंग के जो बाकी पार्ट्स हैं ना वो उठाने संभव होंगे। सबसे पहले क्या करना था कि भाई उसको नीचे से क्या करना था, छेनी से उसके जो जॉइंट्स थे, जहाँ जहाँ से वो जुड़ रहा था उसको हटाना था, काटना था वहाँ से। In his defense, Carter really had little choice. अब in his defense यानी कि अपनी रक्षा के लिए, डिफेंस के लिए कार्टर के पास कोई चॉइस नहीं थी। ये लिटिल का मतलब आपने पढ़ा होगा ना, डिटरमिनर में पढ़ा होगा कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, है ना। तो लिटिल मीन्स नेगेटिव सेंस देता है जो, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंस में बोल रहा है कि भाई उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। लिटिल चॉइस मतलब कोई चॉइस नहीं थी। इफ़ ही हैरंट कट द ममी फ्री, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. देखिए कि इफ़ ही hadn't cut the mummy free, कि अगर वो उस मम्मी को
काट कर अलग नहीं करेगा ना, तो क्या थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव, तो जो चोर है ना वो निश्चित रूप से क्या कर देंगे, सरकमवेंटेड द गार्ड। सरकमवेंटेड का मतलब होता है धोखा देना, यानी कि गार्ड्स जो वहाँ पर खड़े हैं उनको धोखा देकर किसी भी तरीके से, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड। रिप्ड का मतलब क्या होता है, चीर फाड़ कर देना, है ना। तो वो क्या करेंगे, वो सोने को हटाने के लिए उसके अंदर क्या कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे, यानी कि उसको तोड़ फोड़ कर देंगे। उनको इस बात से थोड़ी ना मतलब होगा कि भाई इस इतने एक टाइम से इस पर इसको डिस्कवर किया जा रहा था, या इसका अब इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है इसको, या इसकी कोई भी जो बॉडी का जो भी पार्ट है वो अलग नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ गुम नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। उसको, चोर को इस चीज़ से थोड़ी ना मतलब है। वो तो किस पर ध्यान लगाएगा, सोने पर ध्यान लगाएगा। और क्योंकि वहाँ पर सोना बहुत ज़्यादा था तो चोर के आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा थी, तो वो उसको फ्री नहीं छोड़ सकते थे कि भाई आज इसको रहने देते हैं या कुछ और देखेंगे। नहीं, अब जब वो उसको खोल चुके थे तो इट मीन्स उनको आज कट करना ही था, उसको कट कर कर उनको देखना ही था कि भाई क्या, जो भी उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू करना था। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फेबुलसली वेल्दी। तट के टाइम में जो रॉयल्स थे, जो राजा महाराजा थे, वो बहुत क्या होते थे, धनी होते थे, पैसे वाले होते थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, और होप्ड, और आशा करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, कि वो अपनी धन दौलत अपने साथ ले जा सकते थे। वो ऐसा सोचते थे जो राजा महाराजा थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यहाँ ग्रेट बियॉन्ड किसके लिए यूज़ किया है, आफ्टर डेथ जो उसकी जर्नी होने वाली है, अकॉर्डिंग टू देम, है ना। मतलब इट्स नॉट एग्जैक्ट कि वो मरने के बाद उसके साथ क्या होने वाला है, बट अकॉर्डिंग टू देम, उनके हिसाब से, जो उस वक्त के लोग थे उनके हिसाब से वो क्या करने वाला है, मृत्यु के बाद एक जर्नी है उसकी, उसमें जाने वाला है। मृत्यु के बाद भी एक उसकी लाइफ है, उस वहाँ जाएगा वो। तो क्या उसकी जर्नी के लिए, जो कि बियॉन्ड है, यानी कि लाइफ से बियॉन्ड है, आफ्टर डेथ है जो, उसके लिए क्या किया गया, किंग टट वॉज लेविश्ड विद। लेविश्ड का मतलब क्या होता है, मतलब भर देना, दे देना, है ना, पोर, उड़ेल देना, यानी कि उसको क्या क्या, किस किस चीज़ से सजा दिया गया, उड़ेल दिया गया, उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें रख दी गई। विद ग्लिटरिंग गुड्स, यानी कि चमचमाती हुई शानदार चीज़ों, गुड्स क्या, सामान उसके साथ रखा गया। अब क्या क्या सामान रखा गया, हेयर इज़ द लिस्ट, देखिए, प्रीसियस कॉलर्स, इनलेड नेकलेस एंड ब्रेसलेट्स। आपको ये चीज़ें याद रखनी है। प्रीसियस कॉलर्स यानी कि कीमती कॉलर्स, ठीक है, जो कॉलर्स जो, हाँ, जो आप गले पर लगाते हो वही। इनलेड नेकलेस, इनलेड मतलब जड़ा हुआ नेकलेस, एंड ब्रेसलेट्स, और जो हाथों में पहनते हैं वो ब्रेसलेट्स, रिंग्स, अंगूठियाँ, एमुलेट्स क्या होता है, ताबीज, अ सेरेमोनियल एप्रन, यानी कि बाहर समारोह में, है ना, किसी शादी ब्याह में जाए तो भाई वो अपना एक न्यू ड्रेस, है ना, तो वो। सैंडल्स मतलब चप्पल। शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, शीट्स का मतलब क्या होता है, कवर, है ना, एक कवर, मतलब अपनी फिंगर्स और टोज के लिए एक कवर। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और क्या, और वो जो आइकॉनिक जो कॉफिन था वो और मास्क, ये सारी चीज़ें, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारी चीज़ें किसकी थी, सारी की सारी चीज़ें गोल्ड की थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडॉर्नमेंट्स, यानी कि अडॉर्नमेंट्स का मतलब जिस चीज़ से वो सजाया हुआ था, है ना, जिस चीज़ से वो सजाया हुआ था उससे तट को अलग करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज़ हेड। कार्टर के जो आदमी थे उन्होंने सबसे पहले क्या किया, मम्मी का हेड अलग किया। एंड सिवर्ड नियरली एवरी मेजर पॉइंट। सिवर्ड मीन्स क्या होता है, सिवर्ड का मतलब होता है अनरूट करना, क्वारंटीन करना। क्वारंटीन का मतलब यहाँ पर क्यों ये यूज़ क्यों किया गया कि अलग कर देना। अब आपको पता है ना, कोरोना में क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, एक पर्सन को 14 दिन के लिए अलग कर देना, है ना, तो उस चीज़ को अलग करना।
एवरी मेजर जॉइंट्स, यानी कि हर जो मेजर जॉइंट्स थे उसको अलग किया जा रहा था। वंस दे हैड फिनिश्ड, एक बार जब उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर ली, यानी कि उसको छेनी से हटा के जब हटा दिए उसके सारे पार्ट्स, दे रीअसेंबल्ड द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग देखिए फिर उन्होंने क्या किया, वो सारे पार्ट्स रीअसेंबल किए, वापस से जोड़े, किस में, एक वुडन बॉक्स ले लिया, उसके ऊपर रेत की क्या बना ली, रेत का एक मिट्टी का एक लेयर बना लिया, और फिर उसके ऊपर मतलब जो पैडिंग क्या होता है, गद्दी, सीट है ना, उसके ऊपर उसको लेटा दिया गया। दैट कंसील्ड द डैमेज, जिससे कि उसका जो डैमेज है वो छुप जाए। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, यानी कि वो बेड जहाँ पर टट अभी भी रेस्ट करता है, ठीक है ना, यानी कि उसकी जो जगह थी उसको चेंज कर दिया उन्होंने। आर्कियोलॉजी हैज़ changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life and intriguing mysteries of death। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज substantially in the intervening decades। substantially मीन्स काफ़ी हद तक, एंड intervening decades मतलब इन दशकों के बीच में, 10 सालों के बीच में जो आर्कियोलॉजी है उसने बहुत कुछ चेंज कर दिया था। एंड फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, अब वो ट्रेजर पर फोकस उनका नहीं था, कम था। एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, ज़्यादा फोकस किस चीज़ पर था, फैसिनेटिंग मतलब आकर्षित करने वाली, डिटेल्स ऑफ लाइफ, एंड इंट्रिगिंग का मतलब क्या होता है, जो षड्यंत्र होते हैं, जो मतलब इंट्रिग का मतलब आप यहाँ पर ऐसा मान सकते हो, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, सीरियस। तो उस मिस्ट्रीज़ पर, डेथ की उन मिस्ट्रीज़ पर और लाइफ पर, उस पर फोकस था आर्कियोलॉजी का, बजाय कि उस ट्रेजर पर कि उसके साथ क्या क्या रखा गया, क्या चीज़ें थी, कितने धनी थे, मतलब इन चीज़ों को छोड़कर उसकी लाइफ और डेथ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। इट ऑल्सो यूजेज मोर sophisticated tools including medical technology। अब it also uses more sophisticated tools, मतलब sophisticated means latest, जो बिल्कुल नए थे। मेडिकल टेक्नोलॉजी, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो लगाई गई, और जो बहुत ही नए जो टूल्स हैं, हथियार हैं, उनका यूज़ किया गया। इन 1968 में, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, अब कार्टर ने डिस्कवर कब किया था, इन 1922 में, है ना। तो अब 1922 के बाद 1968 में, तो ये टाइम कितना हो गया, 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गया ना। तो कह रहा है कि मोर देन 40 ईयर्स, यानी कि 40 सालों से ज़्यादा के बाद कार्टर ने जब डिस्कवरी की थी उससे, इन 1968 1968 में, एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्स-रेड द ममी, एक एनाटोमी प्रोफेसर था। एनाटोमी मीन्स जो शरीर की रचना का विज्ञान होता है ना, उसका जो प्रोफेसर है, उसने क्या किया, एक्सरे किया उस मम्मी का, एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। स्टार्टलिंग मतलब हैरान कर देने वाला, है ना, चौंका देने वाला, सरप्राइज कर देने वाला। उसने एक हैरान कर देने वाला फैक्ट रिवील किया, उजागर किया, बताया। क्या बताया, बीनीथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, कि उस रेजिन के नीचे, जो रेजिन थी उसके नीचे, जिसने, जो कि उसकी चेस्ट के ऊपर जमी हुई थी। अब जैसे जब उसके ऊपर, ऐसा मान सकते हैं कि रेजिन ऊपर से डाली गई, तो कुछ तो उसके कॉफिन के पास नीचे चली गई, कुछ उसके शरीर पर गिर गई, है ना, ऐसे ही मानेंगे ना। तो जो उसकी छाती पर था, जिसने कि उसकी छाती पर जो वो जमा हो गया था, तो वो वहाँ पर, उस जगह पर वो क्या कह रहा है, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि वहाँ पर जहाँ पर वो रेजिन जमा हुआ था, उसके नीचे उसकी जो ब्रेस्ट बोन थी या चेस्ट बोन थी वो गायब थी, एंड फ्रंट रिब्स, और जो फ्रंट पसलियाँ थी वो भी मिसिंग थी, है ना। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन be done with computed tomography or CT,
by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। अब देखिए आज के समय में डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन, यानी कि जो निदान का इलाज की जो इमेज है, यानी कि जब आप भाई की शरीर में क्या परेशानी है उसके लिए जो इलाज किया जाता है या उसके लिए जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, तो आज क्या हो गई है, वो तो और भी आसान हो गई है। अब किस चीज़ से? विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसको क्या कहते हैं, सीटी बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और आपने सुना है सीटी स्कैन, है ना, तो वो ही है ये। बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, कि जिसमें क्या होता है, सैकड़ों एक्सरे होते हैं जो कि क्रॉस सेक्शन में इधर से उधर करके क्या कर दिए जाते हैं, ऊपर नीचे रख कर, पुट टुगेदर यानी कि ऊपर नीचे रखकर, कैसे, लाइक जैसे स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, जैसे कि ब्रेड रखे होते हैं ना, ऊपर नीचे ऐसे रखे हुए होते हैं, तो ऐसे रख दिए जाते हैं टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, यानी कि जो हमारा शरीर है एक्चुअल में वो चीज़ दिखाने के लिए, जो हमारा जिस तरीके से हमारा शरीर बना हुआ है उस चीज़ को शो करने के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको एक्सरेज को ऊपर नीचे रखकर वो तब शो किया जाता है कि भाई ये शरीर में ये प्रॉब्लम्स हैं। What more would a CT scan reveal of TUT than the X-ray? अब मतलब एक्सरे से ज़्यादा सीटी स्कैन टट के बारे में क्या रिवील कर सकता था, क्या करेगा पता नहीं, है ना। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। अब देखिए, क्या वो उन दो सबसे बड़े सवालों के जवाब दे सकता था जो कि अभी भी रुके हुए थे, अटके हुए थे। लिंगरिंग मीन्स लटक रहे थे, यानी कि दो क्वेश्चन जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया था। और वो दो क्वेश्चंस कौन से थे? हाउ डिड ही डाई, वो कैसे मरा। सेकंड, हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, कि वो जब मरा तब वो कितने साल का था। ये दो क्वेश्चन जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला था। तो क्या सीटी स्कैन से इन दो सवालों का जवाब मिल सकता था? यस। King Tut's demise was a big event, even by royal standards। देखिए, जो किंग टट है उसका जो डिमाइज है मीन्स डेथ है, वो क्या था, वो एक बहुत बड़ी एक दुर्घटना था। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो रॉयल, जो शाही परिवार थे, जो शाही लोग थे, उन लोगों के लिए भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, यानी कि वो अपने परिवार का क्या सबसे लास्ट जो उत्तराधिकारी था वो था। एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। अब जो उसका फ्यूनरल था, यानी कि उसकी जो शव यात्रा की जा रही थी, वो एक डायनेस्टी की भी शव यात्रा हो रही थी। डायनेस्टी मतलब जो एक शासन काल होता है या फिर एक वंश होता है ना, कि तो उसका भी क्या था, फ्यूनरल था, यानी कि एक शव यात्रा थी। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। देखिए, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे, लेकिन उसके मरने का, कि वो किस तरीके से मरा, ये चीज़, एंड इट्स आफ्टरमैथ, और इसके बाद के जो कंसिक्वेंसेस थे, आफ्टरमैथ मीन्स कंसिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, है ना, आर अनक्लियर, वो क्या थे, अनक्लियर थे। मतलब वो सारी बातें क्लियर नहीं हो पाई कि वो कब, मतलब मरा कैसे था और वो कितने साल का था उस वक्त, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद की कंसिक्वेंसेस क्या हुए, वो सारी चीज़ें अनक्लियर थी। देखिए, एमेनहोटेप III, टट्स फादर और ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें लिखी हुई है, इट मीन्स इट इज़ नॉट क्लियर, है ना, कि वो फादर है और ग्रैंडफादर है, यानी कि एमेनहोटेप III, नाम है एमेनहोटेप III, तो वो टट का पिता था या फिर उसके दादाजी थे, दैट इज़ नॉट क्लियर। वॉज अ पावरफुल फेरो, अब वो जो कोई भी था, पापा था या फिर दादा था, तो उनमें से चाहे कोई भी हो, लेकिन वो एक क्या था, पावरफुल फेरो था। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स,
है ना, जिसने कि लगभग 4 डिकेड्स का मतलब क्या होता है 40 साल। एक डिकेड में कितने 10 साल होते हैं ना, तो 4 डिकेड्स कितने हो गए 40 ईयर्स। तो उसने कब तक शासन किया 40 साल तक। एट द हाइट ऑफ 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज। 18th डायनेस्टी ये टाइम कब का है, ये भाई 1549 से लेकर 1292 यानी कि BC है ना, बिफोर क्राइस्ट। 1549 से लेकर 1292 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है ना, वो टाइम है ये जो 18th डायनेस्टीज जो गोल्डन एज बोली जा रही है जिसको, है ना, ये वो टाइम है 1549 से लेकर 1292 ईसा पूर्व। हिज सन एमेनहोटेप IV। अब एमेनहोटेप III, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा आया एमेनहोटेप IV, सक्सीडेड। अब देखिए ये जो एमेनहोटेप IV है, ये हम क्या मान सकते हैं, अब हम इसको ये भी मान सकते हैं कि ये टट का फादर था, ये मान सकते हैं हम। क्यों, अगर हम एमेनहोटेप III को टट का ग्रैंडफादर मानते हैं तो एमेनहोटेप IV को हम क्या मान लेंगे, फादर मान सकते हैं। सक्सीडेड हिम यानी कि उसके बाद उसने शासन किया। एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। देखें, और उसने क्या किया, उसने एक बड़ा ही स्ट्रेंज पीरियड हिस्ट्री में, जो एंशियंट इजिप्ट है उसकी हिस्ट्री में एक बड़ा ही स्ट्रेंज पीरियड क्रिएट किया, है ना। अब देखिए क्यों, अब ऐसा क्यों बोला जाता है। द न्यू फेरो प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, द सन डिस्क। अब देखिए द न्यू फेरो, अब ये जो न्यू फेरो है, न्यू फेरो कौन है, एमेनहोटेप IV। तो उसने प्रमोट किया द वर्शिप ऑफ यानी कि पूजा करनी, ऑफ द एटन, एटन की पूजा को क्या किया, प्रमोट किया। ठीक है, द सन डिस्क। अब सन डिस्क ये जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, सूर्य की पूजा की जाती थी, ठीक है ना। चेंज्ड हिज नेम टू एखीनेतन, और अपना नाम एमेनहोटेप से बदल कर क्या रख लिया उसने, एखीनेतन, ठीक है ना, और सर्वेंट ऑफ एटन। अब आप इसका मतलब समझ रहे हो कि इसने मतलब बताया कि भाई एखीनेतन का मतलब क्या था, कि वो क्या है, सर्वेंट ऑफ एटन है, ठीक है। एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एखीनेतन, नोन नाउ एज अमरना। देखें, और जब इसने अपना नाम चेंज किया तो इसने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी उसको भी चेंज कर कर, जो कि पुरानी थेब्स सिटी थी उसको वहाँ से हटाकर चेंज कर कर कहाँ कर लिया है, एखीनेतन, ठीक है ना, न्यू सिटी ऑफ एखीनेतन। नोन नाउ एज अमरना, आज के टाइम में अगर हम उसकी बात करें तो वो किस नाम से जानी जाती है, अमरना। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग आमुन। अमुन कौन है, अभी ये आगे लिख ही दिया, अ मेजर गॉड, एक भगवान था ये भी। तो उसने पूरी कंट्री को शॉक कर दिया, क्या करके, बाय अटैकिंग अमुन, अमुन के ऊपर अटैक कर कर। अब ये भगवान के ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता, तो फिर किस चीज़ पर अटैक किया, देखिए, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, यानी कि उसकी जो मूर्ति थी, जो उसकी तस्वीरें थी, वो सारी स्मैश कर दी, तोड़ दी, फुड़वा दी। एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और जो उसके नाम के जो मंदिर थे वो सारे बंद करवा दिए। तो अब जो लोग इनके फेवर में होंगे, जो जिनके ये गुरु होंगे, जिनको ये जो लोग अमुन को मानते थे, वो सब तो भड़क गए, है ना। तो इसीलिए पूरी कंट्री शॉक हो गई। अब क्या, इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। अब ये कौन कह रहा है कि ये टाइम ना, जब ये ऐसा किया होगा एखीनेतन ने या फिर एमेनहोटेप IV ने, तो ये बहुत ही हॉरिफाइड, डरावना एक सीन रहा होगा जब ये ऐसा उसने करवाया होगा, सेड रे जॉनसन। अब ये कौन कह रहा है, रे जॉनसन कह रहा है, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर इन लक्सर, ठीक है ना, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स। एंशियंट थेब्स में है ये, क्या है, रिसर्च सेंटर है लक्सर शिकागो का, तो वहाँ पर
वो रे जॉनसन वो बोल रहा है। अब क्या कह रहा है, द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। और जो जो फैमिली थी जो काफ़ी सेंचुरीज से उस इजिप्ट पर राज कर रही थी, उसका क्या आ गया था, अंत नज़दीक आ गया था। एंड देन एक्हीनेतन वेंट अ लिटिल वैकी। और ऊपर से जो एक्हीनेतन है थोड़ा सा क्या हो गया था, पागल हो गया था, स्ट्रेंज हो गया था, क्रेजी हो गया था। क्यों, दूसरे भगवान की मूर्तियाँ फुड़वा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें उल्टे उल्टे काम करना है ना। तो ये सब क्या कर रहा था, वो अपने ही वंश को पतन की ओर ले जा रहा था, है ना, डेक्लाइन कर रहा था उसका। Okay students, now I will upload one more video for this chapter, and I will complete this chapter in that video. Till then, keep learning and keep watching. Bye bye.